एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनऑर्फिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये हमारा बेसिक्स ऑफ वेक्टर का सेकंड पार्ट है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेक्टर बेसिक्स में जानने के लिए। उस मल्टीप्लिकेशन इतना सिंपल भी नहीं होता है, थोड़ी सी ट्रिक है। वो क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, तो हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला टाइप का मल्टीप्लिकेशन है और ये दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे आप देखिए दो वेक्टर्स के बीच में हमने क्या लगाया हुआ है? डॉट। दो वेक्टर्स के बीच में हमने लगाया है डॉट, तो इसलिए हम इस टाइप के वेक्टर को बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। और इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को जहाँ हमने क्रॉस लगाया है दो वेक्टर्स के बीच में, इसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो टर्म है ये इसके एक्सप्रेशन से आया हुआ है, डॉट और क्रॉस। वहीं इनके दूसरा नाम जो है इसका स्केलर प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे है वो जब हम पढ़ेंगे इनको तब हमें समझ में आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम केवल पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को भी। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर एक छोटी सी दो लाइन लिखी हुई हैं। और वो दो लाइन क्या है? वो कह रही है कि व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर, दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। एक्चुअली होता क्या है, दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन ने इसलिए किए वेक्टर्स के। समटाइम क्या होगा कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें स्केलर भी देगा और दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें एक वेक्टर भी देगा। तो जब हमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में बेसिकली क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम एक बहुत ही फेमस या यूँ कहिए जो जनरल एग्जांपल एक यूज़ होता है वो है ये। वो एग्जांपल कुछ इस टाइप से है कि आपके पास एक ब्लॉक है, जो ब्लॉक की इनिशियल पोजीशन P1 है। ठीक है, आपके पास कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है, कोई भी चीज़ रखी हुई है सपोज। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया। एक फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स क्या चीज़ होती है? फोर्स एक वेक्टर होता है। अभी आपको नहीं पता होगा बट आप फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि आपको पता है कि फोर्स, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा। और क्योंकि ये हमारा प्री रिक्विजिट्स है फोर्स पढ़ने के लिए, आगे के लेक्चर्स पढ़ने के लिए, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिए कि जैसे कि आपको पता है, मैंने बता दिया कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर है। ये भी क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हमने कोई बॉडी थी उस पर हमने क्या किया, हमने उस पर किया फोर्स अप्लाई। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, देखिए एक्चुअली क्या हुआ, ये कोई एक ब्लॉक है। ठीक है, इस पर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो ये पहले पोजीशन P1 थी, अब ये डिस्प्लेस हो गई है और इसकी पोजीशन P2 हो गई है। तो डिस्प्लेस हो गई है तो डिस्प्लेसमेंट हमने कितना कंसीडर कर लिया है? S। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहीं डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या मिल गए, यहाँ पर आपको मिल गए दो वेक्टर। ठीक है, अब एक जो टर्म है वो हम यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए, चलिए सपोज पहले हम करते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जब हम इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन? डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलता है? आपको पता होगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वर्क। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया, हमने दो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें जो थर्ड क्वांटिटी मिली वो कैसी मिली? वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। अब देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा जो वर्क की डायरेक्शन क्या है, वर्क की डायरेक्शन ये है। मीन्स ये जैसे ब्लॉक था, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो आपको लग रहा है वर्क की भी सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है ये वाली डायरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं है। जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर फोर्स की है और डिस्प्लेसमेंट की है, और वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है। तो वर्क कैसी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पर जो हुआ क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर थे, इनका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हमें मिला वो एक स्केलर क्वांटिटी मिला। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट का यूज़ किया। ठीक है, तो इसी टाइप के जो
मल्टीप्लिकेशंस होते हैं वेक्टर्स के, वो हमें क्या देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए ये दोनों ही वेक्टर्स कैसे थे, एक लाइन में थे, फोर्स इस सेम लाइन में है, देखिए इस सेम लाइन में फोर्स है, और उसी सेम लाइन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों ही एक सेम लाइन में हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोल सकते हैं इनलाइंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक सेम लाइन में होंगे, ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर्स का, वो हमें क्या देगा, एक स्केलर देगा। ठीक है, अब वर्क की क्या होती है, वर्क की ऐसा यूनिट भी, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ केसेस देखते हैं कि वेक्टर जब डॉट है तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सेम लाइन में ही हो, तो कैसे कैसे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मीन्स कैसे दो वेक्टर की पोजीशन हो सकती है। देखिए अभी ये जो फर्स्ट केस है हमारा, इसमें क्या है, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले केस में देखा है, तो ठीक सेम, जब इस टाइप का कोई भी वेक्टर हो गिवन हमें, तो इस केस में जब हम वर्क निकालेंगे तो वर्क हमारा क्या होता है, क्योंकि ये वेक्टर एफ और वेक्टर एस, तो हम क्या करेंगे इस केस में, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड डॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में डॉट तो पहले ही लग चुका है। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन करते थे 2 × 4 क्या होता है, 2 × 4 8 होता है ना, सिंपल। ठीक है, तो अब हम इनको ऐसे ही कंसीडर करेंगे, लाइक ये 2 है और ये 4 है। देखिए जब वेक्टर की फॉर्म में लिखा होता है तो हम लिखेंगे इसको एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इस एफ डॉट एस को जब दोनों ही इन सेम लाइन में हैं, दोनों ही सेम लाइन में है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड है तो कोई नंबर होगा, और नंबर क्या होते हैं 2 × 4। अब यहाँ पर ये मत बोलिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, नंबर्स के बीच कोई क्रॉस या डॉट नहीं होता है, क्रॉस और डॉट जो होता है वो वेक्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लेके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब दोनों वेक्टर सेम लाइन में होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि अब जो फोर्स लग रहा है, लाइक सपोज ये बॉडी रखी हुई थी, अभी तक जो इससे फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था, ऐसे करके मूव कर रही थी। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक स्ट्रिंग बांध दी। अगर हम स्ट्रिंग बांध देते हैं और इसको ऐसे करके खींचते हैं, लाइक आपको मेरे हाथों की पोजीशन दिख रही होगी, 2 उंगलियों की ऐसे करके इस केस में खींचेंगे, फोर्स हमारा डायरेक्शन अलग है, बट आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका फिर भी सेम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, लाइक आपको याद होगा जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक डॉगी वाला जो एग्जांपल दिया था, उसमें आपने डॉगी की स्ट्रिंग थी या जो उसकी रोप थी जिससे आपने उसको बांधा हुआ था, वो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपका डॉगी हवा में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा। अब इस टाइप का केस है। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट हम तब लेते हैं जब दोनों ही वेक्टर सेम लाइन में होते हैं, और सेम लाइन में होने, क्योंकि ये वेक्टर आप देखिए ना ही ये एक्स एक्सिस में है और ना ही ये वाई एक्सिस में है, तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, दोनों ही एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा एफ वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता था कि ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और जब सेम एंगल थीटा है तो यहाँ पे पता है एफ एक्स क्या होता है, हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ वेक्टर कॉस थीटा, यही होता है। और इसका वाई कंपोनेंट होता है वो होता है एफ वेक्टर साइन ऑफ थीटा। इस तरीके से हम इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट मिल गए, बट आप देखिए हमने वर्क को फाइंड करने के लिए क्या किया था, दोनों ही इनलाइन कंपोनेंट्स होने चाहिए। लाइक देखिए ये कोई बॉडी है, इसमें अगर आप इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इससे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बट इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो वर्क क्या होता है, वर्क एक्चुअल में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता है, बट वो फोर्स कौन सा होता है, फोर्स हमेशा हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स नहीं है उस फोर्स से हमें कोई भी मतलब नहीं है, वो फोर्स हमें वर्क नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो होती है इसकी मोर जनरलाइज डेफिनेशन है, लोग जनरली याद तो कर लेते हैं, आपको भी पता होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट वो फोर्स कौन सा, फोर्स हम वो वाला लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, एफ एक्स। तो देखिए अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे, इस केस में हम वर्क फाइंड करेंगे एस का मैग्नीट्यूड, तो एस का मैग्नीट्यूड और एफ का मैग्नीट्यूड
प्लस कॉस थीटा। अब हमारा यहाँ पे एंगल क्या आ गया, कॉस थीटा, क्योंकि हमें दोनों इनलाइन कंपोनेंट्स लेने हैं। चलिए, तो ये जो है, अब थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करेंगे अभी। देखिए, आप पहले थर्ड केस को भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है और फोर्स हमारा एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, मीन्स 90 डिग्री की। अब देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी सिमिलरिटी, मीन्स कोई भी कंपोनेंट फोर्स का ऐसा नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। ये तो एक वेक्टर था जो दोनों ही एक्सिस में प्रेजेंट था, मीन्स इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। बट ये आप देखिए, ये प्योरली वाई एक्सिस में है। जब प्योरली वाई एक्सिस में है तो इसका एफ एक्स कितना हो जाएगा, इसका एफ एक्स हो जाएगा 0। जब एफ एक्स ही 0 हो जाएगा तो इसका हम एस डिस्प्लेसमेंट और एफ एक्स इंटू 0, तो इस केस में हमारा वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस केस में वर्क 0 आ जाएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करता हूँ इस एक्सप्रेशन को लेकर। देखिए, ये जो है डॉट प्रोडक्ट का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है, जहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा। अगर आप यहाँ से इधर मूव करते हैं, देखिए कॉस थीटा, जब हमारे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, यहाँ पर आप देखिए दोनों वेक्टर सेम लाइन में है, तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 इज़ 1। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क आ जाएगा वो मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर क्या था, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, कॉस थीटा की जगह 0 रखेंगे, थीटा 0 हो जाएगा तो हमारा एफ एक्स मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखिए, सेम केस में जब हमने थीटा कितना कर दिया, थीटा हमने कर दिया 90 डिग्री। अब थीटा हमारा 90 है तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज 0। तो इस केस में हमारा वर्क कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर हमारा जो वर्क मिलेगा वो मिनिमम, मिनिमम मीन्स 0 वर्क। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल से हम ये समझ में आया कि जो डॉट प्रोडक्ट है, एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट का एक जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको इन दोनों ही एक्सप्रेशन में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। इतना देखने के बाद चलिए, अब होता क्या है, क्योंकि ए डॉट बी हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, ए डॉट बी हमें क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हम चाहे ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, ये दोनों ही हमें क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये डायरेक्शन लेस है। डायरेक्शन लेस है तो हम चाहे ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, तो इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सिंपल मैथमेटिकल जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हम करते थे वो कैसे करते थे, 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, वो हमें सेम रिजल्ट देता है, दैट इज 8। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो हो जाती है। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जो कि डॉट प्रोडक्ट हमारा सेटिस्फाई करता है। एक और लॉ यहाँ पर है, जैसे हमने लिखा है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी। लाइक आपको पता होगा, आप मैथमेटिकली कहीं कहीं एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये जो सेम लॉ है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं वो भी यहाँ पर वैलिड होता है। ठीक है, तो दोनों ही लॉ क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में फॉलो होते हैं। चलिए, इसका खास यूज़ नहीं है, बट आपको ये जो फर्स्ट वाला है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें और क्रॉस प्रोडक्ट में जब ये लॉ आता है तो उसमें एक डिफरेंस आता है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन हम करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कि अभी तो हमने एक जनरलाइज फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है डॉट प्रोडक्ट के लिए, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सपोज अगर हमें कोई भी वेक्टर गिवन है, किस फॉर्म में, अगर हमें कोई भी वेक्टर रिजॉल्व, क्योंकि हमने जब वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, आई जे के मिले थे। तो अगर हमें कोई भी वेक्टर गिवन है, लाइक कोई भी वेक्टर वी गिवन है हमें 3i प्लस 6j, इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट 3 है और वाई एक्सिस में कंपोनेंट 6 है। आई और जे क्या थे, यूनिट वेक्टर्स थे एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो सपोज अगर हमें कोई इस टाइप का वेक्टर गिवन है
जिसमें हमें थीटा नहीं गिवन है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो एनालाइज करने से पहले हमें पता है कि एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, और वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। सिमिलरली जेड एक्सिस में के कैप होता है। ठीक है, आई जे और के। अब ये तीनों ही एक्सिस आपस में कैसे हैं, तीनों ही एक्सिस आपस में कैसे होते हैं, तीनों ही एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर किस टाइप से होते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो मैंने ये ड्रॉ किया है या आपके लिए छोटा सा मॉडल बनाया है। इसमें आप देखिए ये वाली जो एक्सिस है वो आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो है वो एक्चुअल में क्या है, ये बाहर की तरफ आती हुई एक है, आपकी तरफ आती हुई, जिसको हम पेपर पे तो बाहर कैसे शो करेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे करके शो कर दिया। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इसके ऊपर मैं इसको फिट कर सकता हूँ, हो रही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों ही आपस में कैसे बने हैं, ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर आप एक्स वाई को देखेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। वाई और जेड को देखेंगे तो भी इनके बीच में 90 डिग्री, और एक्स और जेड को देखेंगे तो भी इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये तीनों ही एक्सिस आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट करने के लिए किस टाइप के कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, इनलाइन कंपोनेंट्स। इनलाइन कंपोनेंट मीन्स अगर एक्स कंपोनेंट है तो हमें दूसरे वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट ही चाहिए है। अगर हमारे पास केवल वाई कंपोनेंट है तो उस टाइप का प्रोडक्ट हमें क्या देता है, जीरो, जो कि हमने अभी देखा था प्रीवियस केस में जब 90 डिग्री एंगल था। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखिए जब भी आई डॉट आई होगा, जब भी आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप मीन्स ये दो अलग अलग वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स हैं, और जे कैप डॉट लगा है सॉरी, ठीक है, इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप। जब भी ये टाइप के वेक्टर्स होंगे, तीनों इनलाइन वेक्टर्स हैं आई आई जे जे के, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम होता है, तो उस केस में ये वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। वहीं अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट जे कैप। अब देखिए ये दोनों ही ये तीनों ही आपस में कैसे हैं, आई जे ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में हमने क्या देखा था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में हमने देखा था कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो 0 आ जाता है, क्योंकि थीटा 90 पर कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप बोलेंगे जे इंटू आई, के इंटू आई और जे इंटू के क्या होंगे, क्योंकि हमें पता है इस लॉ से, कम्यूटेटिव लॉ से, ए डॉट बी या बी डॉट ए सेम होते हैं, तो हम इसको आई डॉट जे करें या जे डॉट आई करें सेम ही रहेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा काम आएगा जब हमें वेक्टर्स कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिजॉल्व फॉर्म में। अगर अभी आपको कन्फ्यूज़न हो भी रही है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल हमारा पुराना है प्रीवियस वीडियो का। और उस वीडियो में हमने क्या किया था, उस वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें एक डॉगी था जिसको आपने जब बांधा हुआ था 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 30 डिग्री का एंगल था। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया था। तो जब हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो हमारे पास दो कंपोनेंट आई थे। ठीक है, वो दो कंपोनेंट कैसे थे, ये हमारा था एफ एक्स, और ये एफ एक्स हमारा कितना आया था, ये हमारा आया था 51.9 न्यूटन, और ये था हमारा एफ वाई, और एफ वाई हमारा यहाँ से आया था 30 ऑफ न्यूटन। चलिए अब इसको हमें करना क्या है, इस वेक्टर को हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। अभी हमने क्या किया था, एक वेक्टर से दो वेक्टर्स को फाइंड किया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्व। एक वेक्टर से दो वेक्टर्स को फाइंड करना जिसको हम बोलते हैं रिजॉल्व। ये एंगल सेम थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जब दो वेक्टर्स हमें गिवन होते हैं उसका हम एक वेक्टर फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर हमने कैसे फाइंड आउट किया था, रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था एनालिटिक मेथड से, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। यही था ना। ठीक है, अब कॉस थीटा, जब यहाँ पर थीटा की बात आती है, अभी यहाँ पर एंगल था 30 डिग्री। ये जो 30 डिग्री एंगल होता है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेते हैं।
या हॉरिजॉन्टल नहीं, जो भी हमारी रेफरेंस एक्सिस है उसके साथ लेंगे, जरूरी नहीं है। बट अब आप यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया है, ये जो एंगल हो गया वो हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो आप 30 डिग्री नहीं लेंगे, ये थीटा हमारा होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जो रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं वो इन दोनों वेक्टर्स का कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि आर इक्वल टू, अभी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा 51.9 का स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 51.9 इंटू 30 इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना हो जाता है, कॉस 90 हमारा होता है 0। जब कॉस 90 0 हो जाता है तो आप देखेंगे ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हमारा केवल जो टर्म बचेगा वो ये बचेगा, जिसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 51.9 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सेम 60 ही मिलेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का एक्चुअल में रिजल्टेंट क्या है 60। हमने 60 को रिजॉल्व कर लिया तो उसके हमें दो अलग अलग कंपोनेंट मिल गए थे। तो यहाँ से हमें ये जनरलाइज हुआ कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री के फॉर्म में होंगे, जब भी ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लाइक ऐसे, अभी तो ये दो वेक्टर की बात हो रही थी तो आप ऐसे करके देखिए, केवल ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये भी तीन वेक्टर की बात होगी और तीनों एक्चुअल में आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन्स तीनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एक्चुअल में आपको दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब यहाँ पर हमारे दो वेक्टर थे ए और बी, लाइक अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहीं ठीक है, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, और हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई स्क्वायर। अगर ये कोई वेक्टर ए था तो ये ए एक्स था, और सॉरी इसको हम मान दे देंगे ए वाई, यही तो किया ना हमने। अगर ये एफ था तो ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, आप नाम में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अगर ये दो वेक्टर अलग अलग नाम के हैं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए एक्स बी ए वाई नाम के हैं तो ये हो जाएगा। बट अगर हमारे पास तीनों एक्सिस में वेक्टर्स गिवन है तो वो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट हो जाता है वो हो जाता है ये ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर। और मोर जनरलाइज्ड, अगर ए वेक्टर के कंपोनेंट तीनों ही एक्सिस में हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए ऑफ जेड स्क्वायर। ये कब का केस है, ये केस है जब हमारे वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं और हमने किया है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा समराइज हो जाएगा और आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि हमें दो वेक्टर गिवन है। अब ये दो वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, ये रिजॉल्व फॉर्म में गिवन है। आपको दिख रहा होगा ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, क्योंकि इनके यूनिट वेक्टर से हम पहचान लेते हैं कि ये कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, चलिए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें यहाँ पर फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद कुछ एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब फाइंड करेंगे। तो हमें जब पहले फाइंड करना है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बट यहाँ पर आप बताइए हमें क्या थीटा गिवन है, नहीं, इस केस में हमें यहाँ पर थीटा गिवन नहीं है। तो थीटा गिवन नहीं है फिर भी हम क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनलाइन कंपोनेंट्स का सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था। आपको बताया था कि आई और आई मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स जो इनलाइन कंपोनेंट्स होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, इन दोनों ही वेक्टर्स को 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, इनटू इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ही वेक्टर्स का, ए वेक्टर डॉट और बी वेक्टर हमारा कितना है माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 ऑफ के कैप। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इनलाइन कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई चाहिए। जब आई से आई का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। जब हम 2 इंटू माइनस आई करेंगे तो हम कैसे करते हैं, तो 2i इंटू माइनस आई, मतलब यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -1 है आई के साथ। तो 2 इंटू माइनस वन कितना हो जाता है, माइनस ऑफ 2, और आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस
अब जब i का j के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और i का k के साथ करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0। हम सिमिलरली j को लेंगे, j का i के साथ करेंगे जब क्या हो जाएगा 0, और माइनस j का प्लस j के साथ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1, और j इंटू j क्या हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा फिर से 0, क्योंकि k इंटू आई 0, k इंटू जे भी 0, और k इंटू क्या हो जाएगा 1, और 2 इंटू 4 हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 - 3 प्लस 8 दैट इज हमारा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हमें क्योंकि इनके बीच में एंगल नहीं पता था तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बट हम ऐसे करके इन वेक्टर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है एंगल ही फाइंड करने की। अगर हमें एंगल ही बोला जाए फाइंड करने के लिए, दो वेक्टर जब हम इस टाइप से गिवन हो तो हम क्या करेंगे, कैसे एंगल फाइंड करेंगे कि हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हमें क्या बोलेंगे एंगल बिटवीन दी लाइंस। जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी, ठीक है, तो हमें एंगल बिटवीन दी लाइन फाइंड करना होता है। अब देखिए ये थीटा हमें यहाँ पर दिख रहा है और ये थीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। ठीक है, अब ए डॉट, ये वाला ए डॉट बी हम कैसे करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर किया है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ए एक्स हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, ए वाई हमारे पास क्या है -1 का स्क्वायर प्लस ए जेड 2 का स्क्वायर, 2 - 1 और 2। यहाँ पर हम सिमिलरली वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी हमारा आया था 5, और ये हमारे जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व करोगे आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को ही। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, थीटा हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसका कॉस इन्वर्स ले लेंगे इस सारे का। तो यहाँ से जो हमें एंगल मिलेगा वो मैं एंगल आपको बता देता हूँ, हमें मिलेगा 66.8 डिग्री। ठीक है, आप आंसर फाइंड करिए, आप देखिए कि ये आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से आपको आप समझ में आ गया कि डॉट प्रोडक्ट में क्या स्पेशल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। तब तक अगर आपको इस वीडियो में लेके कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।